हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी गुड ITA में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे आज क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाकर 75 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखिएगा क्योंकि इन क्वेश्चनों से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। निम्मी पैटर्न आधारित ये PDF है जो ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। CBT सेकेंड ईयर के एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस निम्मी से आएंगे। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी न छोड़ें, इनको कम्प्लीटली आप पढ़ें, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आते हैं अपन क्वेश्चंस पर। समय अपन ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, अब रेगुलर अपन क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो कि है पहला क्वेश्चन आज का। किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर पढ़ूंगा। तो आपको अगर क्वेश्चंस के ऑप्शंस टोटल पढ़ने हैं तो वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर बोलूँगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करें। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। यानी कि अपनी जो केबल्स होती हैं जिसमें अपन इस प्रकार से उसके वायर निकले होते हैं, कोई भी केबल्स है, ठीक है। तो वायरसों को इस प्रकार से किसी भी जगह लगाना हो कहीं पर भी, तो इस प्रकार से जब अपन लगाते हैं तो ये क्या चमकने देते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, उसमें लग्स या थिम्बल्स लगाने हैं, जिससे क्या है कि क्लिप बन जाएगा और अच्छे से अपन उस पैनल बोर्ड में लगा सकते हैं। तो लग्स और थिम्बल्स, सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें। आपको क्या करना है, कोई भी जैसे कि पैनल बोर्ड होता है ना, या आपके कोई टीवी हो या रिसीवर हो, तो आपने देखा होगा कि जो उनके वहाँ पर जो जो सप्लाई की केबल निकली हुई होती है अपनी, वहाँ पर एक प्लास्टिक का लगा होता है, जहाँ से केबल्स निकली हुई होती है वहाँ पर प्लास्टिक का लगा होता है, उसको बोलते हैं ग्रोमेट्स, ठीक है। यहाँ पर ग्रोमेट्स लिखा हुआ है और यहाँ पर क्रोमेट्स लिखा हुआ है, इसको आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ग्रोमेट्स बोलते हैं उसको, बाय यूजिंग ग्रोमेट्स, यानी कि आपको क्या करना है, ग्रोमेट्स का उपयोग करना है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है। तो दोस्तों, जिस विशेषता पर विचार किया जाना है वह है आपका डी ऑप्शन, जो कि है कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई, चौड़ाई और स्विचिंग क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि है पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं। तो पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं, तो उसका कारण है जो कि है रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है वह है मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है। तो दोस्तों, कारण यह है जो कि है रिवर्स कॉन्टेक्टर में इंटरपोल के कारण। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों अपन AC और DC मोटर ड्राइव्स, अपन AC और DC मोटर ड्राइव्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन है पहला जो कि 107 नंबर पे है, जो कि है AC और DC मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली खपत करती है। तो वह है ड्राइव नियंत्रण। बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव का वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, वह जो किया गया है वह है नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है। तो यहाँ पर यह वक्र दिया गया है, इसका नाम क्या है, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका जो नाम है वह है आपका ए ऑप्शन गति बनाना बलागुण विशेषता। ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह लिखा हुआ है एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस बॉक्स का यहाँ पर नाम पूछा गया है कि यह है क्या, एक्स यानी कि चिन्हित भाग यह है, तो यह क्या है इस परिपथ में, तो यह है डीसी बस। बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर है। अगला जो कि है इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। इलेक्ट्रिक ड्राइव यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव आखिर है क्या। तो दोस्तों, वह है मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी ड्राइव में BOP का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, BOP का जो पूरा नाम है वह है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला है डायनामिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। ड्राइव का वर्गीकरण यहाँ पर पूछा गया है, जो कि है डी ऑप्शन, जो कि है परिवर्तन
परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव, ठीक है, वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर है। 114 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोल का क्या कार्य है। पावर कंट्रोल का यहाँ पर कार्य पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पावर कंट्रोल का जो कार्य है वह है आपका बी ऑप्शन, जो कि है यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले जो क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है किसी ड्राइव में वोल्टेज प्रति फ्रीक्वेंसी अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है, तो कारण यह है कि सभी गति पर रेटेड बल गुण बनाए रखने के लिए। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जिस मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है वह है आपका ए ऑप्शन साइक्लो कन्वर्टर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है। तो दोस्तों इसमें जो संवेदन इकाई कार्यरत है वह है गति संवेदन। अगला जो क्वेश्चन है, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती हैं। तो दोस्तों इसमें जो उपयोग की जाती हैं वह है आपकी ए ऑप्शन घुमाने वाली मशीन, ठीक है, रोलिंग मशीन। अगला जो क्वेश्चन है वह है एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एडी करंट ड्राइव में जो नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है वह है आपकी ए ऑप्शन स्लीप कंट्रोलर। ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव में नियंत्रण पट में जीओजी कुंजी का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जीओजी कुंजी का जो उद्देश्य है वह है इंचिंग ऑपरेशन। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो कि है डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल यानी कि बीओपी एलसीडी का उद्देश्य क्या है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है बीओपी बेसिक ऑपरेशन पैनल यानी कि बीओपी में एलसीडी का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों वह पैरामीटर की निगरानी करता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, जो कि है डीसी ड्राइव में निरंतर स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है। तो दोस्तों यहाँ पर परिरक्षित केबल का जो उपयोग करने का जो कारण है वह है आपका डी ऑप्शन, जो कि है विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। विद्युत हस्तक्षेप को क्या करता है, वह समाप्त करता है। एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। तो दोस्तों वह उपकरण होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग जो यहाँ पर है वह है आपका मोटर में नियंत्रण रहित गति। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है। तो दोस्तों आईजीबीटी का जो कार्य है वह है मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। मोटर को दी गई शक्ति को यह क्या करता है, आईजीबीटी नियंत्रित करता है, शक्ति को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। तो दोस्तों इसके लिए हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। तो दोस्तों कारण यह है कि कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है। दोस्तों इसमें स्थापना करने में भी खर्चा कम आता है और चलाने की लागत भी क्या होती है, कम होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है ड्राइव में पहले क्वाड्रेट में सिंगल क्वाड्रेट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो किया जाता है वह है आपका डी ऑप्शन, जो कि है अब केंद्रीय पंप यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट एफएसयू का कार्य क्या है। तो डीसी ड्राइव में एफएसयू का जो कार्य है वह कार्य है सी ऑप्शन, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक निहित वोल्टेज प्रदान करता है। मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक निहित वोल्टेज क्या करता है, प्रदान करता है। डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है। डीसी ड्राइव का जो नुकसान है वह है आपका ये ऑप्शन, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि आप उच्च गति पर अगर इसको काम में लोगे तो यह उसके लिए सही नहीं रहेगा, वो जल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है एसी ड्राइव में बेसिक
पैनल में बीओपी में एलसीडी का उद्देश्य, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद देना। यह मैंने पहले भी इसका आंसर बता दिया, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव में बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों वह होता है, पहले क्या करते हैं अपन मोटर को ऑन करते हैं, फिर वापस से ऑफ कर देते हैं। देखते हैं कि स्पीड, मतलब जैसे ही अपन स्विच को ऑन करेंगे मोटर की रोटेशन गति देखेंगे किस दिशा में घूम रही है, जैसे कि क्लॉकवाइज घूम रही है, देख लिया अपन ने दिशा। फिर मोटर को वापस से क्या कर देंगे अपन, ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद रिवर्स बटन को दबाएंगे। रिवर्स बटन दबाने के बाद में मोटर को वापस से ऑन करेंगे तो मोटर की गति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी कि सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही। प्रेस ऑन करेंगे, वापस से ऑफ कर देंगे, फिर रिवर्स बटन दबाएंगे, फिर ऑन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है एसी ड्राइव के बीओपी में PROG डाटा बटन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसमें डाटा बटन का जो उद्देश्य है वह है आपका बी ऑप्शन, जो कि है दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी मोटर में बला गुण के समानुपाती कौन सा है। डीसी मोटर में बला गुण के यानी कि टॉर्क के समानुपाती कौन है। तो दोस्तों वह है आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है जो कि है VF ड्राइव में IGBT क्या है। तो दोस्तों इसमें IGBT जो है वह है इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। इन्वर्टर स्विचिंग ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि है VSI ड्राइव का कार्य क्या है। VSI ड्राइव का कार्य यहाँ पर है जो कि है AC को AC में परिवर्तित। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। AC को AC में क्या करता है, परिवर्तित करता है। क्वेश्चन है आपका जो कि है क्या, सॉरी थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। हाँ, क्यों AC ड्राइव ज़्यादातर प्रतिक्रिया संयंत्रों में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग करने का कारण जो है वह है कि रखरखाव मुक्त लंबा जीवन, रखरखाव मुक्त लंबा जीवन। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो आप का जो आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, जो कि है फील्ड करंट को कम करके। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव में निहित टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें निहित टॉर्क प्राप्त करने का प्रक्रिया है वह है आपकी डी ऑप्शन, जो कि है आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। आर्मेचर वोल्टेज को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नियंत्रित कर सकते हो। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अब आते हैं दोस्तों अपन अपना सिस्टम चलेगा जो कि है इन्वर्टर्स एंड यूपीएस, जिसका पहला क्वेश्चन है जो कि 140 से स्टार्ट है। यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है। कहने का मतलब यह है कि अब ISI जो है उसने घोषणा कर रखी है कि 240 वोल्टेज AC रहेगी, मतलब सिंगल फेज के लिए अपने घरों में, जिसमें क्या है कि 240 वोल्टेज रहेगी। लेकिन अपने घरों में कितनी वोल्टेज आती है न्यूनतम, तो वह आती है 228 वोल्टेज, यानी कि बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो कि होगा डी ऑप्शन, जो कि है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। यूपीएस का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है जो कि है यूनाइटेड पावर सप्लाई। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है। आवृत्ति कन्वर्टर पूछा गया है जो कि है साइक्लो कन्वर्टर्स। सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। यहाँ पर पूछा गया है PWM का पूर्ण रूप क्या है। PWM का पूर्ण रूप है जो कि बी ऑप्शन पल्स विद मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों इसका जो फ़ायदा है वह है डी ऑप्शन, जो कि है परिवर्तन और संक्रमण की समस्या
से मुक्त, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर है, फीडबैक सर्किट। अगला जो क्वेश्चन है वह है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किया जाता है बी ऑप्शन जो कि है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है जो कि है चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण को सक्रिय कर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑटो स्टेट। ऑटो स्टेट यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? तो इंक्रीज होता है। एक डिस्चार्ज सेल्स के में आंतरिक जो प्रतिरोध होता है, अंदर का जो प्रतिरोध सेल के अंदर का, जैसे सेल डिस्चार्ज होता रहता है वैसे उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता रहता है, अधिक होता रहता है। अगला क्वेश्चन है जो कि है वोल्टेज और एम्पियर घटने की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर हावर के रूप में रेट किए गए हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर सेलों की संख्या आपको देखनी है, वोल्टेज समान रहेगा, समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, यानी कि 1.5 किसमें दिया है तो यहाँ पर देखते हैं आपको डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। वैसे आप अगर एम्पियर भी निकालेंगे तो एम्पियर कैसे निकलेगी? जितनी सेलों की संख्या है, 4 सेलों की संख्या है, उसको आप एम्पियर हावर से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का जो उपयोग है वह होता है टीवी रिसीवर, टेलीविज़न में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन्वर्टर का कार्य क्या है? इन्वर्टर का सिंपल सा कार्य ये होता है कि डीसी को वह क्या करता है? एसी में बदलता है। ध्यान रखना कि डीसी से एसी में जो बदलता है वह होता है इन्वर्टर, और जो एसी से डीसी में बदलता है वह होता है रेक्टिफायर, ये ध्यान रखना। और ये होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर तो डीसी को एसी में बदलता है और रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, ये आप ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पर कौन सा आपका आंसर सही रहेगा? तो यहाँ पर किस में लिखा है डीसी से एसी? बी ऑप्शन, डीसी वोल्टेज को एसी में परिवर्तित करता है। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो उद्देश्य है, एम्पलीफायर में एसी को क्या करता है? वह स्टेप अप करता है, यानी कि बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। जैसे कि चॉइस वोल्टेज है तो उसको क्या कर देगा? वो 230 वोल्टेज में कर देगा, यानी कि बढ़ा देगा। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों यह करता है फेरो अनुनादित सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों जैसे सारे ट्रांसफार्मर अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन यही एक ट्रांसफार्मर है जो फेरो अनुनादित सिद्धांत पर कार्य करता है। सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर है। अगला है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है उसमें टोराडियल ट्रांसफार्मर का, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? जो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है इसको ध्यान से देखिए कि इसका नाम क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका नाम है मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। चित्र को एक बार और आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा एमीटर धारा को मापता है, ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, ठीक है, और ओम मीटर आपका प्रतिरोध मापता है। ओनली यह अपने अपनी चीज़ों को मापता है, जिसके एमीटर धारा को ओनली, वोल्ट मीटर वोल्टेज को और ओम मीटर प्रतिरोध को। लेकिन मल्टीमीटर जो होता है ना वह इन तीनों इकाइयों को भी मापता है। ठीक है, इन तीनों इकाइयों को भी मापता है। इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मापता है, जैसे कि कंटिन्यूटी, ट्रांजिस्टर, डायोड के जंक्शन, इन सभी को यह माप लेता है। यानी कि डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। यह सभी कार्य करता है। यानी कि अगर यहाँ पर एमीटर की भी पूछता है तो भी यह एमीटर धारा भी मापता है, वोल्टेज में मापता है, सब मापता है। यानी कि मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो सभी को माप लेता है। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? साधारण इन्वर्टर जो होता है उसमें एक महत्वपूर्ण चरण जो है वह है आपका डी ऑप्शन, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया है। दोलक, एम्पियर फायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। दोलक को ऑसिलेटर कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तरंग इन्वर्टर यानी कि वेव्स इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वर्ग तरंग
वर्ग तरंग इन्वर्टर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों उपयोग किया जाता है, वह किया जाता है सामान्य प्रकार व्यवस्था में, यानी कि जनरल लाइटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? यूपीएस जो होता है उसका बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो उसको बढ़ाने के लिए है आपका यूपीएस को वीए रेटिंग बढ़ाएं। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होएगा वो बी ऑप्शन, जो कि है बैटरी की एएच यानी कि एम्पेयर हावर क्षमता को क्या करना है? बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? तो ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, जो कि है ट्रिकल चार्ज प्रदान करके, ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा अपन इस दोष को समाप्त कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? तो दोस्तों यहाँ पर है बैटरी यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है, तो वह है ध्रुवीकरण का कारण। अगला यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है? यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण जो है वह है आपका डी ऑप्शन, जो कि है बैटरी की एम्पेयर हावर क्षमता पर्याप्त नहीं है। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है? तो दोष का कारण है दोस्तों बी ऑप्शन, जो कि है दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट है। बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिपल करने का कारण क्या है? तो यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण यह है कि गलत ओवरलोड सेटिंग है, मतलब ट्रिप कर रहा है। यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण यह है कि गलत ओवरलोड सेटिंग है। अगला जो क्वेश्चन है, अब दोस्तों पावर जनरेशन चलेगा। ठीक है, पावर जनरेशन सब स्टेशन अब अपना टॉपिक चलेगा। तो दोस्तों इसमें अपन पढ़ेंगे बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? दोस्तों अपने यहाँ पर है सबसे ज़्यादा कोयला। ठीक है, डीजल भी नहीं है, गैस तेल भी नहीं है और पेट्रोल, ये तो तीनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ पर एक चीज़ होगी वहीं पर ये तीनों मिलेगी, लेकिन कोयला यहाँ पर अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला है पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? पारंपरिक का मतलब ये होता है जो एक बार कामिल या फिर खत्म हो जाता है। जैसे कि कोयला के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, ऊष्मा शक्ति। ऊष्मा कहाँ से मिलेगी? तो ऊष्मा मिलेगी अपन को किसी भी चीज़ को जलाकर। ठीक है, तो ईंधन को जलाकर, तो ऊष्मा शक्ति ये पारंपरिक है, जो कि एक बार कोयला को जलाया और ख़त्म। तो यह डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। पवन शक्ति यह अपारंपरिक है, यह आप ध्यान रखना, अपारंपरिक है। और ज्वारीय शक्ति ये भी अपारंपरिक है और सौर शक्ति ये भी अपारंपरिक है। कारण क्या है कि यह चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। ये जैसे कि पवन हवा चलती रहती है दिन भर, ज्वारीय शक्ति तो ज्वार भाटा आता रहता है, और सौर शक्ति, सौर यानी कि आपके सूर्य की किरणें निरंतर मिलती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। अगला जो क्वेश्चन है वह है सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या है? तो वह है सिलिकॉन। अगला जो क्वेश्चन है वह है फोटोवोल्टाइक, यानी कि फोटोवोल्टाइक, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल बनाने का जो प्रयुक्त सामग्री का नाम है वह है सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आंसर होगा वह होगा थोरियम। यहाँ पर यह सही कर लेना, ये माय मिस्टेक। ठीक है, सिलिकॉन नहीं है, इसमें थोरियम है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? गैर पारंपरिक अभी मैंने बताया था, अपारंपरिक गैर पारंपरिक एक ही चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से आपका कौन सा यहाँ पर सही आंसर रहेगा? जैसे कि गैर पारंपरिक में आता है आपका यह है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत दोस्तों हवा, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कुछ समय पहले, जिसमें पवन चक्की जो होती है ना वो चलती रहती है हवा के कारण, यह कभी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, पानी समाप्त होने वाली चीज़ें कैसे? तो जैसे कि बांध होता है ना, तो बांध में से जैसे कि अपन बांध में से जो पानी निकालते हैं उसके द्वारा
टरबाइन घुमाए जाते हैं तो बाद में पानी क्या होता है, समाप्त हो जाता है जब अपन टरबाइन के द्वारा निकालते हैं। तो ये क्या है, अपारंपरिक है। भाप भाप किससे मिलेगी, जब अपन किसी भी चीज़ को जलाएंगे तब तो जलने वाली चीज़ समाप्त होती रहती है। डीजल डीजल एक बार काम में लिया फिर काम में नहीं आता, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो सूर्य है। सूर्य प्राकृतिक है, गर्मी ईंधन के रूप में मिलती है, कोयला भी ईंधन है और बायोगैस भी ईंधन है, लेकिन प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, ये ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर है। लास्ट अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का, जो कि है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था में घटक में एक्स को नाम दे, यानी कि इस जो यहाँ पर ये उपकरण लगा होता है इसका नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक इसका नाम है। दोस्तों यहीं पर ही 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपके 60 से 70 के बीच के क्वेश्चन और बचे हैं, ओनली अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों उनको देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसका थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट क्या करें। तो सपोर्ट कैसे करोगे, आप इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करे बिना ना जाए, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे आपके मित्र हैं वह भी इस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए रेगुलर, हम आपके लिए फुल मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी हमारे लिए थोड़ा बहुत प्रयास करें कि इस वीडियो को लाइक करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्लीटली इनको देखते रहिए।